Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम आपका समाजशास्त्र विषय का BA थर्ड ईयर का पेपर 2 पढ़ रहे थे। सोशल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएं। और पेपर 2 की ये जो इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम्स हमें इंडिया में दिखाई दे रही हैं अभी, उसमें से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलिटरेसी। तो आज हम यहाँ पर अशिक्षा के विषय में डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और हम जानते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है अशिक्षा, जहाँ पे जो विदेश में यदि हम विदेशों की बात करें या फिर जो हम दूसरे देशों की बात यदि हम करें, तो जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर जो शिक्षा का प्रतिशत है वो हमें 100% शिक्षा वहाँ पर दिखाई देती है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो आज भी हमारा जो शिक्षा का प्रतिशत है वो 75 से 80% के बीच में अटका हुआ हमें कहीं पर दिखाई देता है, जो कि जो आधुनिक संदर्भों को देखते हुए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो अशिक्षा है वो चूँकि सिर्फ अशिक्षित होना ही एक समस्या नहीं है, बल्कि जो अशिक्षा है वो अपने आप में बहुत सारी सामाजिक आर्थिक बुराइयों को जन्म देती है। अन्य सामाजिक समस्याएं हैं उनको भी वो पैदा करती है। और जो हमारे देश का जो विकास है वो विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है। और जैसा कि यहाँ पर इस कोट में भी दिखाई दे रहा है कि अशिक्षा अंधविश्वास और आस्था की जननी है। तो अशिक्षा के कारण ही जो आविष्कार हैं, वैज्ञानिक आविष्कार, हम उनसे बहुत लंबे समय तक हम उनसे अनभिज्ञ रहे। और जो ज्ञान और विज्ञान है दोनों का विकास हमारे यहाँ पर नहीं हो पाया। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को अनेक जो जन्म दिया गया। और यदि भारत में ही हम शिक्षा की स्थिति देखें तो जो हमें जो टॉप पर जो स्थान दिखाई देता है, ये टॉप 5 स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें केरला, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, असम का नाम आता है। और जब हम लोएस्ट की बात करते हैं, बॉटम 5 स्टेट्स की यदि हम बात करें, तो वहाँ पर हमें राजस्थान हमें बहुत पिछड़े हुए स्थान पर दिखाई देता है। तो जो शिक्षा की स्थिति है वो हमारे देश में बहुत ख़राब है। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याएं निर्धनता, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण, सिर्फ समाजवादी तरीके से ही इनको दूर किया जा सकता है। और ये मुख्य समस्याएं हैं हमारे देश की। वहीं पर यदि हम कुछ आंकड़ों की और हम बात करें भारतीय परिवेश में ही, तो इस चार्ट के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से ये क्लियर होता है हमें कि किस देश में किस तरह की स्थिति है। ये जो डार्क पर्पल कलर में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शिक्षा 90% से ऊपर है, जिसमें हमें मिजोरम दिखाई दे रहा है और हमें केरला दिखाई देता है। इसके बाद में 85 से 90% के बीच में गोवा, त्रिपुरा और दिल्ली का स्थान है। और 80 से 85 के बीच में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये राज्य हमें दिखाई देते हैं। और 75 से 80% के बीच में बहुत सारे राज्य हैं। और सबसे अधिक जो स्थिति खराब है, 75% से नीचे की स्थिति भारत के अधिकांश राज्यों में हमें ये स्थितियाँ दिखाई देती हैं, ये देखिए। और इसमें भी यदि हम बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो राज्यों में सबसे नीचे है। सबसे पीछे की स्थिति है 2017 के ये आंकड़े हैं। तो निश्चित रूप से हमें ये इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस शुरू किया गया शिक्षा की जो महत्व है उसको देखते हुए। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस हम सभी जानते हैं 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1966 में शुरू हुआ था ये डे मनाना, और यूनेस्को के द्वारा ये मनाया गया था। यदि विश्व में साक्षरता का प्रतिशत हम देखें तो वो दर अब लगभग 85% है। और यदि भारत की दर की हम बात करें तो ये जो दर है ये 74% है, यानी कि वैश्विक जो स्थिति है उसमें हमारा जो स्थान है वो काफ़ी नीचे है। तो शिक्षा के महत्व को हम सभी जानते हैं। और शिक्षा के यदि हम अर्थ को समझने की कोशिश करें कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक प्रक्रिया है, इट्स ए प्रोसेस, जिसके द्वारा मनुष्य में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता है।
हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय से ही ज्ञान को एकत्रित करने की, ज्ञान का संचय करने की जो परंपरा है वो परंपरा हमारी रही है। प्रत्येक नई पीढ़ी जो है वो पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत में प्राप्त करती है और कुछ वह स्वयं अर्जित करती है। मानव में जो प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया और हस्तांतरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती गई है। और ये जो शिक्षा है, ये ज्ञान है, ये एक परंपरागत जो परंपरात्मक श्रृंखला है, यही शिक्षा है। और शिक्षा मनुष्य को एक चेतनशील प्राणी के रूप में, एक तार्किक, सामाजिक तार्किक प्राणी के रूप में व्यक्ति को विकसित करती है। व्यक्ति में जो तर्क क्षमता है व्यक्ति की, उस तर्क क्षमता को वो विकसित करती है। महात्मा गांधी ने अपनी जो एक मैगजीन है हरिजन, उसमें लिखा था कि शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है, अर्थात नॉलेज को इकट्ठा करना उसका महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इसके अतिरिक्त फिलिप्स ने सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर में उन्होंने लिखा है कि शिक्षा वह संस्थान है जिसका तत्व ज्ञान का संग्रह है। और महात्मा गांधी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। तो ये महात्मा गांधी की डेफिनेशन है। और इसके अतिरिक्त दुर्खाइम लिखते हैं कि शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके संपूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार यदि इन परिभाषाओं को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता है, जिससे कि वह एक अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करे और अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालने में समर्थ बना सके। भारत में यदि हम जो साक्षरता की स्थिति है उसको देखें तो साक्षर व्यक्ति का तात्पर्य समझा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी भाषा में उसको समझ सकता है और लिख और पढ़ सकता है। जो केवल पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते, उनको साक्षर नहीं माना गया है। साक्षर कहलाने के लिए व्यक्ति को किसी औपचारिक शिक्षा प्राप्त स्कूल में जाना या फिर औपचारिक संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना या कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। बस साक्षर होने के लिए आवश्यक है कि वह किसी भी भाषा को समझ सके और समझ के साथ ही वो उसे लिख भी सके और पढ़ भी सके। तो ऐसे व्यक्ति को साक्षर कहा जाएगा। और भारत में यदि हम देखें तो अन्य देशों की तुलना में 91 से 2001 के बीच में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे यहाँ पर जो हमारा आंकड़ा है वो आंकड़ा हमारा पूर्ण साक्षरता से बहुत अधिक पीछे है। तो भारत में चूँकि हम जानते हैं कि एक परंपरागत समाज है, कृषि प्रधान समाज है और अनेक वर्षों तक हम अनेक समस्याओं से हम ग्रसित रहे हैं, अनेक वर्षों तक हम दूसरे देशों के गुलाम रहे और जिसके कारण से जो विकास की प्रक्रिया है वो यहाँ पर अवरुद्ध हुई, बहुत धीमी हुई विकास की प्रक्रिया। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक विसंगतियाँ हमें और समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि अभी बहुत काफ़ी संख्या में स्कूल, कॉलेजेस खोले जा चुके हैं और इसके संबंध में जो अनेक प्रावधान भी इसके लिए किए जा रहे हैं और धीरे धीरे हम जो शिक्षा है उस शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रगति प्राप्त कर रहे हैं। तो यदि अशिक्षा के कारणों को देखने की कोशिश की जाए तो हमें शिक्षा के कारणों में हमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दिखाई देती हैं। प्राचीन काल से ही भारत में वर्ण व्यवस्था रही, जाति व्यवस्था रही। वर्णों ने जो समाज है उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के शूद्र में 4 में विभाजित कर दिया और इसमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिनको द्विज जाति कहा गया था उनको केवल शिक्षा का अधिकार प्राप्त दिया गया और जो अन्य लोग थे इनके अतिरिक्त शूद्र, जिसमें कि टचेबल और नॉन टचेबल भी आते थे, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। प्राचीन शिक्षा धार्मिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी जो कि वर्ण और जाति विशेष के लिए ही थी और इसी का कारण था कि समाज का एक विशेष वर्ग, समाज का जो एक बड़ा भाग था वो इससे शिक्षा से अशिक्षित रहा। निर्धनता शिक्षा के लिए उत्तरदायी है, जहाँ लोगों को हम भरपेट भोजन भी लोगों को नहीं मिल पाता है तो
और जो जनता है बहुत बड़ी संख्या, लगभग 24% जनसंख्या भारत की आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करती है। अभी हमने जो पीछे की जो हमने पढ़े हैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, और अभी हमने जो लास्ट हमने वीडियो बनाया अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो वहाँ पर भी आपको बताया था कि वर्तमान में भी लगभग 12 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से जो कि बेरोजगारी के शिकार हैं, तो वो निर्धनता के भी शिकार होते हैं अधिकांश इनमें से। तो ऐसे में जब आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पाती तो शिक्षा प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने में जितना समय व पैसा खर्च होता है उतने समय में कोई व्यक्ति अपने आजीविका को चलाने के विषय में अधिक सोचेगा। भारत में जो भाग्यवादी दृष्टिकोण है, भाग्य पर विश्वास करना ऐसी मान्यता है, और उनका ये मानना है कि व्यक्ति को जीवन में उतना ही मिलेगा जितना उसके भाग्य में लिखा है। अतः शिक्षा प्राप्त करने से भी क्या होगा, क्योंकि जितना कुछ प्राप्त करना है वो तो वैसे भी मिलेगा, फिर शिक्षा पर अधिक खर्च क्यों किया जाए, अपनी एनर्जी क्यों लगाई जाए। अंग्रेजी शासन भारत में लंबे समय तक रहा, और इन्होंने भारत में धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक पश्चिम के उदारवादी और वैज्ञानिक शिक्षा को शुरू किया, जिसका कि मूल उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना या शिक्षा का निवारण करना नहीं था, बल्कि अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए एक बाबू वर्ग तैयार करना था। इसलिए उन्होंने जन शिक्षण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए, नहीं ग्रामों में शिक्षा का कोई प्रबंध किया। शिक्षण संस्थाओं की जो स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई वो केवल शहरों में ही की गई, और उस समय जो हमारा जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 10% थी, तो उनकी ही पहुंच केवल शिक्षा तक हो पाई। बाकी जो 90% लोग थे उनके लिए शिक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया था। वैज्ञानिक प्रगति का अभाव भारत में हमें दिखाई देता है। भारत में विज्ञान, धर्म और रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क को महत्व देता है। इससे लोगों के मस्तिष्क का विकास होता है, उनकी कूपमंडुकता समाप्त होती है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगति के अभाव में भारत में अशिक्षा का साम्राज्य रहा और शिक्षा से लोग वंचित रह गए।